हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों शुरू करते हैं 10 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स। तो रोज सुबह 5 बजे की सीरीज अगर आपको पसंद है तो इस वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धन ग्रामीणों और अन्य पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की शुरुआत की है। तो ये जो कोचिंग योजना चलाई जा रही है इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसको नाम दिया गया है अभ्युदय योजना। तो सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी। ये आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, गरीब बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग वाली इस योजना का पंजीकरण 10 फरवरी से स्टार्ट होगा, यानी कि आज से। जबकि योजना का शुभारंभ बसंत पंचमी यानी कि 16 फरवरी से होने जा रहा है। तो इसमें पंजीकरण कैसे होगा और इसकी पूरी जो प्रक्रिया है इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे एक अलग वीडियो में। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के संचालन संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। पूरी योजना का नाम है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये भी आप याद रखना। बसंत पंचमी से हर मंडल मुख्यालय पर एक मुफ्त प्रशिक्षण केंद्र मंडलायुक्त की अध्यक्षता में चलाया जाएगा। यानी कि अभी ये जो कोचिंग होगी वो सिर्फ मंडल मुख्यालयों पर चलेगी, लेकिन आने वाले समय में इसे जिला स्तर पर भी स्टार्ट किया जाएगा। इसमें यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, यूपीपीएससी, इसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपीएससी और अन्य जो परीक्षाएं होती हैं लाइक एज जैसे कि इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा, मेडिकल की प्रवेश परीक्षा आदि परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे ये करा है कि आईसीसी का पहला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2021 के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने जीता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि आईसीसी ने इस अवार्ड की शुरुआत 2021 में की है और 2021 में जो पहला अवार्ड है यानी कि जनवरी के लिए उसकी घोषणा कर दी गई है। और ये पुरस्कार जीता है किसने? ये पुरस्कार जीता है ऑप्शन सी, ऋषभ पंत ने। तो फ्रेंड्स, आईसीसी की ओर से यहाँ पर 2 ट्वीट किए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। 8 फरवरी को हुए हैं ये ट्वीट। तो इसमें ये बताया गया है कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ये घोषित किए गए हैं ऋषभ पंत जो कि इंडिया के हैं, और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित की गई हैं शबनीम इस्माइल। ये कहाँ की हैं? ये साउथ अफ्रीका की हैं। तो आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा आपको व्याख्या दे देता हूँ। तो विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को आईसीसी के जनवरी महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी यानी कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2021 के पुरस्कार के लिए चुन लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद दैट इज आईसीसी ने पहली बार महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार शुरू किया है। पुरस्कार की होड़ में पंत के अलावा इंग्लैंड के कप्तान जो रूट थे और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग शामिल थे, जिन्हें आईसीसी ने नामित किया था। और इस पुरस्कार के जरिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ियों को पूरे साल मान्यता मिलेगी। तो महिला क्रिकेटरों में दक्षिण अफ्रीका की शबनीम इस्माइल को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस रेस में पाकिस्तान की डायना बेग और दक्षिण अफ्रीका की ही मॉरिजन केप शामिल थी। और इस्माइल ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 7 जबकि 2 टी20 अंतर्राष्ट्रीय में भी 7 विकेट चटकाए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021 के विजेता हैं ऋषभ पंत और आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021 की महिला विजेता हैं शबनीम इस्माइल। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में वापसी की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, तो आपको यह बताना है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय आपको कहां पर मिलेगा? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में, जिसको आप लोग कहते हैं यूएनएचआरसी। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के 47 मेंबर हैं। ठीक है, और यूएनएचआरसी ये यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का ही एक हिस्सा है, उसका अंग है। स्थापना इसकी हुई थी 15 मार्च 2006 में और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं नजहत समीम, याद रखना। और हेडक्वार्टर जिनेवा में मिलेगा, स्विट्जरलैंड।
और याद रखना कि इसको जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा ही बनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ट्रंप ने, जैसा कि आपको पता है कि ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग होने का फैसला 2018 में किया था। उन्होंने इजराइल के प्रति परिषद के रुख तथा इसके सदस्यों के संबंध में कुछ आपत्तियां जताई थी। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका द्वारा बताए गए सुधार करने में परिषद विफल रही है। ट्रंप प्रशासन को परिषद के सदस्यों चीन, क्यूबा, इरिट्रिया, रूस और वेनेजुएला को लेकर भी आपत्ति थी, जिस पर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगते रहे हैं। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका के फिर से शामिल होने का स्वागत किया है। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कब तक भारत में राफेल बेड़े के पूरी होने की जानकारी दी है। दोस्तों, ये जो जानकारी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर जो है लोगों को ये सवाल करते हुए देखा होगा कि भारत में अब तक कितने राफेल आ गए हैं, अभी कितने आने बाकी हैं, टोटल जो डील हुई थी वो कितने राफेल पर हुई थी। तो यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ जो ये क्वेश्चन है कि भारत में राफेल का बेड़ा कब तक पूरा हो जाएगा, तो इसके बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अप्रैल 2022 तक, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार यानी कि 8 फरवरी को राज्यसभा में कहा कि देश में पहले ही 11 राफेल जेट आ चुके हैं। तो वर्तमान में भारत के पास 11 राफेल हैं। मार्च तक 6 और राफेल जेट आ जाएंगे, कुल हो जाएंगे फिर 17। मार्च के बाद संख्या कितनी हो जाएगी? 17। और कुल जो डील हुई है ये 36 राफेल के लिए हुई है। डील जो हुई है वो 59,000 करोड़ रुपए में हुई है और ये डील हुई थी कब? 2016 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, शायद आपको याद ना हो तो उसको आप याद रखिएगा। और अप्रैल 2022 तक सभी जो 36 राफेल हैं ये भारत में आ जाएंगे। ये भी याद रखना आप कि फ्रांस की जो कंपनी बनाती है राफेल जेट को, उसका नाम है दसाल्ट एविएशन। दसाल्ट एविएशन, तो ये आप बिल्कुल याद रखना। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने हाई अल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट यानी कि हॉप्स HAPS उच्च ऊंचाई वाले छद्म उपग्रह विकसित करने की घोषणा की है? अब यहाँ पर सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब होता है छद्म यानी कि आभासी। ठीक है, तो ये जो उपग्रह होगा ये छद्म होगा यानी कि आभासी होगा। तो फिलहाल इसकी टेस्टिंग की जा रही है और ये टेस्टिंग कौन कर रहा है? HAL का जो मुख्यालय होगा वो आपको मिलेगा कहाँ पर? बेंगलुरु में। बेंगलुरु है कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स, सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। HAL दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके डायरेक्टर कौन है? अरूप चटर्जी। उन्होंने बताया है कि यह उपग्रह सोलर ऊर्जा से संचालित होगा और लगभग 70,000 फीट पर 2-3 महीने रहकर सूचना भेजेगा। HAL क्या है? HAL एक एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। स्थापना इसकी हुई थी 1940 में। 1940 में किसने की थी? इसकी स्थापना की थी 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। याद रखना, वर्तमान में इसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जब स्थापना हुई थी तो इसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। और इसकी स्थापना किसने की थी? वालचंद हीराचंद ने। 1964 से हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का नाम हो गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी पहचान के लिए एक 16 डिजिट का यूनिक कोड घोषित किया है? यानी कि ये जो यूनिक कोड होगा उससे जो है पहचान हो सकेगी किस वस्तु की? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, लैंड होल्डिंग्स की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी सरकार के निर्देश पर धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंकों का एक यूनिक ID नंबर आवंटित कराने की प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है। राजस्व विभाग कृषि, आवासीय और व्यावसायिक भूमि को चिन्हित कर यूनिक ID नंबर जारी कर रहा है। देखिए, यहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि होती है या फिर आवासीय जो भूमि होती है और जो व्यावसायिक भूमि होती है, सबके लिए जो रजिस्ट्री होती है, तो ये यानी जो बैनामा होता है इसकी जो रेट है, इसकी जो कीमत है वो अलग अलग होती है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि लोग इसके प्रारूप को बदल देते हैं और फिर क्या करते हैं कि मतलब गलत तरीके से ज़मीन का जो है बैनामा करवा लेते हैं। तो ये जो फर्जी बैनामे होते हैं उस पर इस यूनिक जो ID नंबर होगा इससे रोक लगाई जा सकेगी।
तो प्रदेश भर में इस योजना को लागू किया जा रहा है। ज़्यादातर जिलों में इस पर काम शुरू हो गया है। सभी राजस्व गांवों में अवस्थित भूखंडों के लिए यूनिक कोड निर्धारण और वादग्रस्त भूखंडों का राजस्व न्यायालय में कंप्यूटरीकरण प्रबंध प्रणाली में अंकन करने का काम किया जा रहा है। योजना में जमीन के पुराने मालिक के साथ ही नए मालिक का नाम भी दर्ज किया जाएगा। याद रखना कि ये जो यूनिक कोड होगा इसमें कुल 16 डिजिट होंगे। हालांकि जमीन की खरीद फरोख्त में हेरफेर और धोखाधड़ी रोकने के लिहाज से योगी सरकार की इस योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है। यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद कोई भी जमीन के मामले में धोखाधड़ी नहीं कर सकेगा। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो ये हैं ऑप्शन बी, ईशांत शर्मा। तो फ्रेंड्स, चेन्नई में ये मैच हुआ है। चेन्नई में ईशांत शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में डैन लॉरेंस को पगबाधा कर सोमवार 8 फरवरी को खेल के सबसे लंबे प्रारूप, जिसको टेस्ट सीरीज कहते हैं, उसमें 300 विकेट पूरे कर लिए हैं और ये 300 विकेट पूरे करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं। दुनिया के लेवल पर देखा जाए तो ये 6वें गेंदबाज बन गए हैं। ईशांत से पहले इस मुकाम को हरफनमौला कपिल देव ने और जहीर खान ने हासिल किया था। ईशांत ने इसे अपने 98वें टेस्ट में जो है पूरा किया है, जबकि कपिल ने अपने करियर में 131वें और जहीर ने 92वें टेस्ट में अपने इस टारगेट को अचीव किया था। ईशांत इस मुकाम तक पहुंचने वाले कुल 6ठे भारतीय गेंदबाज हैं। याद रखना कि वर्ल्ड क्रम में, वर्ल्ड सीक्वेंस में जो स्थान है ईशांत का वो 6ठा होगा। भारत में ये तीसरे बन गए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक रेलवे को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बन जाएगी 2030 तक, यानी कि विकल्प सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेल मंत्री ने ये कहा है कि अगले 3 वर्षों में सभी जो डीजल वाली ट्रेनें हैं वो खत्म हो जाएंगी, यानी कि ट्रेनें जो होंगी वो डीजल से नहीं चलेंगी, तो किससे चलेंगी? बिजली से चलेंगी या फिर किसी अन्य ऐसे ही साधन से। 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जिसको स्वच्छ ऊर्जा कहते हैं, हरित एनर्जी कहते हैं, उसके प्रयोग से सभी ट्रेनें चलने लगेंगी और उसके बाद ट्रेनों की वजह से जो प्रदूषण होता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा 45 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जो कि पूरा हो जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आपको याद दिला दें कि करंट अफेयर्स को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जाम, लेकिन उसका रिवीजन और भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके लिए दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के संपूर्ण करंट अफेयर्स की ई बुक आपको अवेलेबल करवा दी गई है। तो चैनल पर ये जो ई बुक है ये उपलब्ध है। इसे आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इस ई बुक को परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही कम कीमत में आप इसे परचेज कर सकते हैं और मैं आपको यही सलाह दूंगा, इसे परचेज करके ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 को आंसर करने की। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में शीर्ष राज्य बन गया है केरल। सही जवाब इसका ऑप्शन बी था, केरल था। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया, बहुत ही अच्छा आंसर दिया, लेकिन सबसे अधिक और सबसे लंबा जो आंसर यहाँ पर आया है, बहुत ही अच्छा आंसर, वो लिखा है रंजना तिवारी ने। इन्होंने बताया है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 राज्य केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम है और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं उनमें बिहार है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। इनका जो पूरा जो इन्होंने लिखा है कमेंट वो काफ़ी अच्छा लिखा है आंसर, तो आप लोगों को भी इसे पढ़ना चाहिए। और फ्रेंड्स, एक बात और कि आप लोग एक दूसरे का जो आंसर है उसको रिवाइज किया करें और लाइक भी कर दिया करें ताकि सामने वाले को मोटिवेशन मिल सके। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। आज का क्विज ये होगा कि अक्टूबर 2020 में हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी कुल लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, जवाब लिखिएगा बहुत डिटेल में। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और जानेंगे इस क्विज का आंसर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।